ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइसलैंड, बर्फ, ग्लेशियर और खामोश पहाड़। लेकिन उन खामोशियों के पीछे छुपा है दुनिया का एक सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट। 56,000 पॉपुलेशन, ना ही कोई बड़ी इकॉनमी और ना ही कोई बड़े शहर, बट फिर भी अमेरिका इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देता है, जानेंगे इस वीडियो में। वेलकम टू माई चैनल ऑन रिकॉर्ड। ग्रीनलैंड को अगर हम ग्लोबली देखें तो दुनिया की नज़र में वो सिर्फ एक आइसलैंड है, यानी कि हर वक्त बर्फ की ठंडी चादर से ढका रहता है। लेकिन अगर हम उसको यूएसए, चाइना और रशिया की नज़र से देखें तो वो एक सोने की चिड़िया है, क्योंकि उसके अंदर बेतहाशा मिनरल्स, नेचुरल रिसोर्सेज, ऑयल, गैस और डिफरेंट रॉ मटेरियल मौजूद हैं, जो कि उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यूएसए ने ग्रीनलैंड को खरीदने की कोशिश 1800s में शुरू कर दी थी और 1900s में ये बात काबिल ज़िक्र थी, क्योंकि उस वक्त यूएसए ने रशिया से अटलास्टा को ख़रीदा था सिर्फ $7.2 मिलियन में, और फ्रांस से 8,28,000 स्क्वायर माइल की ज़मीन को $15 मिलियन में ख़रीदा। अब 20s में जबकि दुनिया इतनी एडवांस हो चुकी है तो यूएसए को सिर्फ ग्रीनलैंड ही क्यों चाहिए। ये बात तो शुरू से तय है कि अमेरिका सिर्फ पावर और पैसा चाहता है, यानी कि वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सके। और अब ग्रीनलैंड के पास ऐसी बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं जो यूएसए को पावर और पैसा दोनों एक साथ दे सकती हैं। इसकी पहली वजह, ग्रीनलैंड आर्कटिक और अटलांटिक ओशन को आपस में जोड़ता है। और अब इसकी दूसरी वजह, ग्रीनलैंड के पास ऑयल, गैस और नेचुरल रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हैं कि अगर हम उसको दूसरा सऊदी अरब कहें तो ये बात शायद गलत ना होगी। और इसके अलावा कुछ ऐसे रेयर मटेरियल मौजूद हैं जिनसे मिलिट्री वेपन्स, एयरक्राफ्ट, टर्बाइंस और इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाए जाते हैं। इसी वजह से सारी दुनिया की नज़रें उस ग्रीनलैंड पर टिकी हैं। रशिया, चाइना और यूएसए उस नेचुरल रिसोर्सेज और रेयर मटेरियल को हासिल करने के लिए उस पर कब्जा करना चाहते हैं। यहाँ पर सवाल ये आता है कि इतनी रिसोर्सेज होने के बावजूद ग्रीनलैंड ने खुद उनको यूज़ क्यों नहीं किया। दरअसल ग्रीनलैंड बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ है और वो सारी रिसोर्सेज ज़मीन के अंदर धंसी गई, और इसी वजह से उनको निकालना बहुत ही मुश्किल हो गया। अब जबकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और बर्फ़ पिघलना शुरू हुई, तो तब ग्रीनलैंड उन सब रिसोर्सेज को अपने अंडर और कंट्रोल में रखना चाहता है, ताकि उनको यूज़ करके अपनी इकोनॉमी को और भी स्ट्रॉन्ग किया जाए। ग्रीनलैंड एक खुद मुख्तियार रियासत है, यानी कि वो अपनी गवर्नमेंट को खुद कंट्रोल करता है, बट उनके डिफेंस और फॉरेन रिलेशनशिप्स को डेनमार्क देखता है। ग्रीनलैंड अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ट्रेड रूट्स और इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से बहुत अहम है, और इसीलिए इसको सोने की चिड़िया कहा जाता है। बट सिर्फ यूएसए नहीं, रशिया और चाइना भी इस पर अपना होल्ड लेना चाहते हैं। If we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. क्योंकि जिसके पास ग्रीनलैंड होगा उसी के पास पावर होगी। अब बात आती है दुनिया के ट्रेड रूट्स की, तो सिर्फ दो ट्रेड रूट्स हैं, एक सुएज कनाल और दूसरी पनामा कनाल। सुएज कनाल जो अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को आपस में मिलाती है, और दूसरी तरफ पनामा कनाल जो एशिया और यूरोप को आपस में जोड़ती है। बट यहाँ अहम बात यह है कि इनमें से किसी एक कनाल को भी बंद कर दिया जाए तो दुनिया और इकोनॉमी को काफ़ी बड़ा नुकसान होगा। 5 जून 1967 इजिप्ट ने सुएज कनाल को बंद कर दिया, और ट्रेडर्स के लिए ये एक बहुत बुरी खबर थी। और अब जो शिप्स सुएज कनाल के थ्रू जा रही थी उनको अफ्रीका से होकर यूरोप जाना पड़ा, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ डॉलर और कई हफ्तों का नुकसान उठाना पड़ा। बिकॉज ट्रेडिंग के अंदर सबसे ज़्यादा मैटर करने वाली चीज़ डिस्टेंस होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक शिप को लंदन से टोक्यो की तरफ जाना है और वो सुएज कनाल का रास्ता इख्तियार करती है तो 27,400 किलोमीटर का रास्ता तैयार करना होगा। लेकिन अगर हम उसी शिप को पनामा कनाल के रास्ते के थ्रू भेजते हैं तो वो 21,500 किलोमीटर का फासला तय करेगी। इट मीन्स कि पनामा कनाल के थ्रू जाते हुए 5,900 का डिफरेंस आ रहा है, जो कि सिर्फ एक काउंटिंग या नंबर नहीं बल्कि एक हाई प्रॉफिट मार्जिन है। और यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि इन सब ट्रेड रूट्स का ग्रीनलैंड के साथ क्या ताल्लुक है। ताल्लुक है, क्योंकि अगर हमें प्रॉफिटेबल और एफिशिएंट ट्रेड करनी है तो ग्रीनलैंड से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ग्रीनलैंड के पास नॉर्थ ईस्ट पैसेज है, और अगर हम उस रास्ते को इख्तियार करते हैं तो 17,800 किलोमीटर का डिस्टेंस आता है।
इट मीन्स कि जितना कम डिस्टेंस होगा प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा होगा। बट ग्रीनलैंड और बाकी कंट्रीज नॉर्दर्न पैसेज की रूट को यूज़ क्यों नहीं करते? बिकॉज ऑफ इट्स टेम्परेचर। उसका टेम्परेचर इतना लो है कि वहाँ पर हर वक्त बर्फ़ जमी रहती है और इसी वजह से वहाँ पर शिप्स और उन रूट्स को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बट अब जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो वो बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई और अब वो रास्ता काबिल इस्तेमाल हो चुका है और जिसके पास ही वो रूट होंगे उसकी इकानमी तो स्ट्रांग होगी, बट उसके साथ साथ उन ट्रेड रूट्स पर भी उसी का होल्ड होगा। यूएसए ने ग्रीनलैंड के अंदर ऐसे सेंसर्स लगाए हैं जो मिसाइल और न्यूक्लियर अटैक को पहले ही डिटेक्ट करके उसकी तरफ एक वार्निंग भेज देंगे। बट ग्रीनलैंड ही क्यों? बेसिकली ग्रीनलैंड की लोकेशन इतनी स्ट्रेटेजिक है कि अगर यूएसए के ऊपर रशिया या चाइना हमला करता है तो वो मिसाइल जब भी ग्रीनलैंड के ऊपर से गुजरेंगे तो यूएसए को एक वार्निंग जाएगी और उसकी हेल्प से वो अपने डिफेंस सिस्टम को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बना लेंगे। एक क्वेश्चन तो आप सबके माइंड में होगा कि इतनी पावर होने के बावजूद यूएसए ग्रीनलैंड पर हमला क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज यूएसए, फ्रांस और डेनमार्क ये सब एक नेटो के अंदर आते हैं। एक नेटो मींस एक एग्रीमेंट जिसके आर्टिकल 5 में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी मुल्क दूसरे पर अटैक करेगा तो बाकी सारे ममालिक उसके साथ मिलकर जवाबी कार्रवाई करेंगे। इट मींस कि अगर यूएसए ग्रीनलैंड के ऊपर अटैक करता है तो बाकी सारे मुल्क यूएसए पर अटैक करेंगे और इससे यूएसए को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। बट क्वेश्चन अभी भी वहीं का वही है कि इसका सोल्यूशन क्या है? बिकॉज यूएसए अब ग्रीनलैंड से पीछे नहीं हटने वाला। इसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही है कि अगर यूएसए उनको $1 बिलियन पर ईयर की ऑफ़र करे। बट $1 बिलियन ही क्यों? बिकॉज डेनमार्क ने उनको $600 मिलियन की ऑफ़र की और उन पैसों से वो अपने अंदर स्कूल्स, हॉस्पिटल और अपनी इकानमी को बेहतर बनाते हैं। और अगर अब यूएसए ने $1 बिलियन की ऑफ़र की तो वो उनके अंदर जाकर इन्वेस्टमेंट, उनकी माइनिंग और उनकी रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे और इसी तरीके से ग्रीनलैंड के अंदर से उन रिसोर्सेज को यूएसए यूज़ कर सकता है।